प्लांट ब्रीडिंग का नेक्स्ट लेक्चर है डोमेस्टिकेशन, एक्लिमेटाइजेशन, इंट्रोडक्शन, सेंटर ऑफ ओरिजिन और डाइवर्सिटी। ठीक है, डोमेस्टिकेशन को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्राम्यण। एक्लिमेटाइजेशन यानी अनुकूलन, इंट्रोडक्शन यानी पुरस्थापन, और सेंटर्स ऑफ ओरिजिन या डाइवर्सिटी को क्या बोलते हैं? उत्पत्ति या विविधता के केंद्र। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्रामीण या डोमेस्टिकेशन क्या होता है। ठीक है, हमें पता है कि जितने भी कृषि पौधे हैं या कल्टीवेटेड प्लांट्स हैं, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जंगली पौधों से हुई है या वाइल्ड स्पीसीज से उनका ओरिजिन हुआ है। ठीक है, तो ग्रामीण क्या चीज़ है अभी? हमें क्या करना है अभी? पौधे को, किसी प्लांट को जंगली वातावरण से निकालकर ग्रामीण वातावरण में स्थानांतरित करना है। ठीक है, वाइल्ड एनवायरनमेंट से उसको निकालना है, वाइल्ड के अंदर है वो। ठीक है, तो उसको कहाँ पे लाना है हमें? डोमेस्टिकेटेड एरिया के अंदर, ग्रामीण वातावरण के अंदर लाना है। ठीक है, ह्यूमंस की केयर में या मानव की देखरेख के अंदर। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? ग्रामीण या डोमेस्टिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे हम लोग? किसी जाति को उसके जंगली वातावरण से निकालकर ग्रामीण वातावरण में मानव की देखरेख में उगाने की प्रक्रिया को क्या क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रामीण बोलते हैं। ठीक है, अब जब ग्रामीण होता है या डोमेस्टिकेशन होता है तो उस टाइम पर जो जाति के लक्षण हैं, है ना, जो स्पीसीज के कैरेक्टर्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन होते हैं या चेंजेस होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए आपने एक टर्म सुनी होगी, विशरण, या इसको बोल देते हैं शैटरिंग। विशरण या शैटरिंग क्या चीज़ होती है? तो मैं इसको एक उदाहरण से बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि जो मस्टर्ड की क्रॉप है या सरसों की फसल है, उसको हम लोग ज़्यादा सूखने नहीं देते हैं, है ना, ज़्यादा ड्राई नहीं होने देते हैं, बल्कि उसको नम अवस्था के अंदर ही या वेट कंडीशन के अंदर ही उसको काट लेते हैं। ठीक है, अगर उसके पौधे जो हैं बहुत ज़्यादा सूख जाएं और फिर हम उसको काटें तो क्या होगा? उसके जो दाने हैं, ग्रेन्स हैं, सरसों के जो बीज हैं, वो अपने आप ही उसके फ्रूट से या फल से निकलकर ज़मीन पर गिरने लगते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? विशरण या शैटरिंग कहलाता है। जो जंगली जातियां हैं या वाइल्ड स्पीसीज हैं, उनमें शैटरिंग या विशरण की जो प्रक्रिया है वो आम बात है ना, बहुत कॉमन होती है। क्यों होती है? क्योंकि विशरण या शैटरिंग की प्रक्रिया पौधे के लिए लाभदायक है ना, प्लांट के लिए ये बेनिफिशियल है। क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि जो प्लांट है वो अपने बीजों को दूर दूर तक फैला सकता है ना, बीजों को दूर दूर तक फैलाएगा तो उसकी उसकी जो स्पीसीज है या उसकी जो जाति है ना, उसका अस्तित्व बना रहेगा, है ना, क्योंकि आसपास जो है उसी जाति के पौधे होंगे या उसी स्पीसीज के प्लांट्स होंगे, तो उसका जो एग्जिस्टेंस है या अस्तित्व है उस जाति का, वो बना रहेगा। तो पौधे के लिए, जंगली पौधे के लिए या वाइल्ड प्लांट के लिए जो विशरण या शैटरिंग की प्रक्रिया है वो लाभदायक है। ठीक है, जब हमने ग्रामीण किया या डोमेस्टिकेशन किया इन प्लांट्स का, ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुआ? विषण की जो समस्या थी, यानी कि जो शैटरिंग का प्रोसेस था, वो धीरे धीरे कम हो गया। ठीक है, क्योंकि फार्मर्स के लिए या किसानों के लिए जो शैटरिंग या विषरण की प्रक्रिया है, ये इकोनॉमिकली बेनिफिशियल नहीं होती। ठीक है, आर्थिक रूप से ये लाभदायक नहीं होती, क्योंकि हमारा क्या है, आर्थिक नुकसान होता है। अगर बीज जो है, हम लोग फसल को काट रहे हैं और बीज ज़मीन पर गिर जाएं, है ना, तो उनको इकट्ठा करना या कलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो विषरण या शैटरिंग हमारे लिए लाभदायक नहीं है। तो जब जंगली पौधा या वाइल्ड प्लांट जो है कृषि हो गया या कल्टीवेटेड हो गया, तो उसके अंदर शैटरिंग या विषरण की जो समस्या है वो परिवर्तित हो गई। तो इस प्रकार से लक्षण जो है या करैक्टर है वो चेंज हो गया। इसी तरह से और भी बहुत सारे ऐसे करैक्टर्स हैं या लक्षण हैं जिनमें परिवर्तन हुआ। तो इसका मतलब क्या है कि ग्रामीण के दौरान जो जाति के लक्षण हैं उनमें बहुत अधिक परिवर्तन हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब ग्रामीण या डोमेस्टिकेशन के दौरान वर्ण होता है, ठीक है, सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो इसको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। पहले क्या था, जो ह्यूमन बीइंग्स थे या मनुष्य थे, वो कहाँ रहते थे भी? जंगलों के अंदर रहते थे। ठीक है, फिर उन्होंने धीरे धीरे क्या क्या किया, गांव इस्टेब्लिश करने शुरू किए, है ना, विलेज विलेज बनाने, यानी ग्रुप में रहना शुरू किया उन्होंने। और फिर धीरे धीरे क्या किया उन्होंने, खेती करना शुरू किया या फार्मिंग स्टार्ट की। ठीक है, तो वो क्या करते थे भी, जंगलों में जाते थे और
जो बढ़िया पौधे होते थे, ठीक है, जो गुड क्वालिटी के या बढ़िया क्वालिटी के या गुणवत्ता के पौधे होते थे, उनके बीजों को एकत्रित करते थे, ठीक है, और अपने खेत में लाके उगाते थे, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, वरण या सिलेक्शन कहलाती है, ठीक है। तो जो वरण है ग्रामीण के दौरान पौधों के अंदर दो प्रकार का होता है, ठीक है। और वर्ण में हम लोग करते क्या हैं, या सिलेक्शन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो उत्तम गुणों वाले पौधे होते हैं, जो बेटर क्वालिटी के प्लांट्स होते हैं, उनका चुनाव किया जाता है या उनका सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। अब ये जो वर्ण है या सिलेक्शन है, ये दो तरह का हो सकता है। एक तो है प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन, और दूसरा है कृत्रिम वर्ण या आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो सबसे पहले अगर आप प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन की बात करें, तो इसमें सिलेक्शन या जो वर्ण है वो किसके द्वारा किया जाता है, वातावरणीय कारकों के द्वारा किया जाता है, प्राकृतिक कारकों के द्वारा या नेचुरल फैक्टर्स के द्वारा किया जाता है। तो कौन कौन से नेचुरल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे जलवायु जो है, क्लाइमेट हो सकता है, या मृदा यानी जो सॉइल है वो हो सकती है, इसके अलावा जो रोग हैं, डिजीज़ हैं, वो हो सकती है, इसके अलावा जो कीट हैं या इंसेक्ट्स हैं, उनके द्वारा जो है वो प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन जो है वो किया जाता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि ये जो प्राकृतिक कारक हैं ये किस तरह से वर्ण करते हैं या सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ एक एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए फसल उगी हुई है, ठीक है, और कोई रोग जो है वो फसल के अंदर फैल गया, कोई डिजीज़ लग गई प्लांट्स को, क्रॉप को, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए 1000 पौधे हैं या 1000 प्लांट्स हैं, तो 1000 के 1000 प्लांट्स को वो डिजीज़ नहीं होगी, ठीक है, उसमें से केवल कुछ ही प्लांट्स को होगी। जैसे मान लीजिए लगभग 150 या 200 प्लांट्स को हो जाएगी 1000 में से, ठीक है। 1000 में से 200 या 250, लगभग 250 जो प्लांट्स हैं उनको ये डिजीज़ हो गई मान लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब जो बाकी प्लांट्स बच गए वो कितने हैं, 800 या 750, 750 या 800 के करीब जो हैं वो प्लांट्स हैं जिनको ये डिजीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जिनको ये रोग हो गया या डिजीज़ हो गई, उन प्लांट्स को क्या कर दिया जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा या छोड़ दिया जाएगा। जबकि जबकि जो बचे हुए प्लांट्स हैं, ठीक है, यानी 750 या जो 800 प्लांट्स हैं, उन पर रोग नहीं लगा तो उनका क्या कर लिया जाएगा, वर्ण हो जाएगा, ठीक है। वो बढ़िया क्वालिटी के हैं, उनसे हमें ज़्यादा मात्रा में बीज मिलेंगे, है ना। और जिनको रोग हो गया उनसे बीज कम मात्रा में मिलेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल जो मैं हमें 1000 पौधों से जो बीज मिलने वाले हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो सीड हैं या बीज हैं वो कहाँ से आएंगे, हेल्दी प्लांट से आएंगे, स्वस्थ पौधों से आएंगे। तो इस तरह से जो रोग है उसने क्या किया, सिलेक्शन किया, डिजीज़ ने क्या किया, सिलेक्शन या वर्ण किया पौधों का। तो इस तरह से जलवायु हो गई, क्लाइमेट हो गया, मृदा या सॉइल जो है, या कीट जो है, इंसेक्ट्स भी हैं, तो वो भी इस तरह से सिलेक्शन या वर्ण करते हैं प्लांट्स का। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्राकृतिक वर्ण या नेचुरल सिलेक्शन। दूसरा है कृत्रिम वर्ण या आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, इसका मतलब ये किसके द्वारा किया जाएगा, ह्यूमन बींग्स के द्वारा किया जाएगा या मानव के द्वारा किया जाएगा, ठीक है। तो मानव के द्वारा अगर वर्ण किया जाता है पौधों का तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कृत्रिम वर्ण बोलते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि मानव या ह्यूमन बींग्स जो हैं वो क्या करते हैं, जंगलों से बढ़िया क्वालिटी के जो पौधे थे उनके बीजों को एकत्रित करके लाते थे और अपने खेतों में उगाते थे। तो ये क्या है, अभी कृत्रिम वर्ण है या आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, ठीक है। और ये जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है वो आज तक चल रहा है, ठीक है। हम लोग कोई भी नई किस्म विकसित करते हैं वर्ण विधि के द्वारा या सिलेक्शन मेथड के द्वारा, ठीक है, तो उसमें हम लोग हमेशा उत्तम गुणों वाले जो पौधे हैं उनका वर्ण करते हैं, या जो बेटर क्वालिटी वाले जो प्लांट्स होते हैं उनका सिलेक्शन करते हैं। तो आज तक ये सिलेक्शन चल रहा है, और इस सिलेक्शन का परिणाम क्या है ना, इसका रिजल्ट क्या है इस वर्ण का या सिलेक्शन का। तो जितनी भी फसलें हम लोग देखते हैं आज, जितनी भी फसलें उगाई जाती हैं या जितनी भी क्रॉप्स ग्रो करवाई जाती हैं, ये सारी की सारी क्रॉप्स कृत्रिम वर्ण या आर्टिफिशियल सिलेक्शन का ही परिणाम है या रिजल्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब प्राकृतिक वर्ण या कृत्रिम वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन या आर्टिफिशियल सिलेक्शन से विविधता या जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है ना, या आनुवंशिक विविधता है, उसके ऊपर क्या प्रभाव हुआ।
तो प्राकृतिक व कृत्रिम वर्ण से ग्रामीण पादप जातियों में आनुवंशिक विविधता कम होती गई। ठीक है, जो डोमेस्टिकेटेड प्लांट स्पीसीज थी उनमें डोमेस्टिकेशन के दौरान, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन के दौरान या इसकी वजह से जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है या आनुवंशिक विविधता है वो कम होती गई। ठीक है, अब ये कैसे कम होती गई, तो इसको हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं। हम लोग ये मान के चलते हैं कि लगभग 10,000 वर्ष पहले जो ह्यूमन बींग्स थे या मनुष्य थे उन्होंने फार्मिंग करना शुरू किया था। ठीक है, खेती करना शुरू किया था, हम लोग ये मानते हैं। तो 10,000 वर्ष पहले या 10,000 ईयर्स एगो जो डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज थी या ग्रामीण जातियाँ थी वो अभी अभी वाइल्ड एनवायरनमेंट से निकलकर कहाँ आई थी, डोमेस्टिकेटेड एनवायरनमेंट के अंदर आई थी। यानी जंगली वातावरण से अभी अभी निकलकर कहाँ आई हैं, ग्रामीण वातावरण के अंदर आई हैं। ठीक है, तो ये जो ग्रामीण जातियाँ थी इनमें बहुत अधिक आनुवंशिक विविधता उपस्थित थी, है ना, जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा थी। ठीक है, उसके बाद क्या किया, जो ह्यूमन बींग्स थे या मनुष्य थे उन्होंने क्या किया, वर्ण करना शुरू किया। तो उसको क्या बोलते थे हम लोग, कृत्रिम वर्ण या आर्टिफिशियल सिलेक्शन। और बाकी प्राकृतिक वर्ण हुआ साथ साथ में, है ना, नेचुरल सिलेक्शन भी साथ साथ में हुआ। तो इन दोनों टाइप के सिलेक्शंस या दोनों प्रकार के जो वर्ण हैं इनका क्या प्रभाव हुआ इन ग्रामीण जातियों पर, जो आनुवंशिक विविधता है वो कम होती चली गई। तो आज वर्तमान में हम लोग जो भी डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज देखते हैं, ग्रामीण जातियां देखते हैं, उनके अंदर जो आनुवंशिक विविधता है या जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो बहुत ही कम है। ठीक है, तो प्राकृतिक व कृत्रिम वर्ण या नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन की वजह से जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है या आनुवंशिक विविधता है वो कम हो गई। ठीक है, तो ये प्रभाव हुआ सिलेक्शन या वर्ण का। ठीक है, तो ये है सबसे पहला टॉपिक इसके अंदर, ग्रामीण या डोमेस्टिकेशन। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद दूसरा हम लोग करते हैं पादप पुरस्थापन। ठीक है, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं अभी, प्लांट इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो ये पादप प्रजनन की एक विधि भी है। ठीक है, जो ग्रामीण है, डोमेस्टिकेशन है, वो भी पादप प्रजनन की एक विधि है, लेकिन वो बहुत पुरानी विधि है। प्लांट इंट्रोडक्शन जो है वो भी बहुत पुरानी विधि है, लेकिन आज भी इसका जो उपयोग है वो किया जाता है। तो प्लांट इंट्रोडक्शन या पादप पुरस्थापन क्या होता है अभी, चलिए इसको अपने एक डायग्राम से समझते हैं। एक जियोग्राफिकल एरिया है, भौगोलिक क्षेत्र है ना। तो ये जियोग्राफिकल एरिया या भौगोलिक क्षेत्र कोई कंट्री भी हो सकती है, कोई देश भी हो सकता है, या फिर कोई स्टेट या कोई राज्य भी हो सकता है ना। तो इस भौगोलिक क्षेत्र के अंदर या जियोग्राफिकल एरिया के अंदर कोई एक वैरायटी है फसल की, जैसे मान लीजिए कोई गेहूं की किस्म है ना, या वीट की कोई वैरायटी है जो इस भौगोलिक क्षेत्र के अंदर या जियोग्राफिकल एरिया में उगाई जा रही है। ठीक है, दूसरी तरफ एक दूसरा भौगोलिक क्षेत्र है या जियोग्राफिकल एरिया है, ये कोई दूसरी कंट्री भी हो सकती है, देश भी हो सकता है, या फिर कोई दूसरा स्टेट भी हो सकता है। ठीक है, ये जो भौगोलिक क्षेत्र है या जियोग्राफिकल एरिया है दूसरा, इसमें गेहूं की ये जो किस्म है वो नहीं उगाई जा रही। ठीक है, मतलब इस भौगोलिक क्षेत्र के लिए या जियोग्राफिकल एरिया के लिए यहाँ पर जो किस्म उगाई जा रही है इस भौगोलिक क्षेत्र में, वो इसके लिए क्या है, नई है। तो हम लोग क्या करते हैं अभी, इस भौगोलिक क्षेत्र से या इस जियोग्राफिकल एरिया से हम लोग इस किस्म को ट्रांसपोर्ट करते हैं, है ना, या इसको स्थानांतरित करते हैं। ठीक है, कहाँ पर, इस नए भौगोलिक क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब इस किस्म को हम लोग इस नए भौगोलिक क्षेत्र के अंदर पहली बार उगा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है अभी, प्लांट इंट्रोडक्शन या पादप पुरस्थापन। तो हम लोग इसको कैसे परिभाषित करेंगे, तो जब किसी पादप किस्म को उसके पुराने भौगोलिक क्षेत्र से निकालकर किसी नए भौगोलिक क्षेत्र में पहली बार उगाया जाता है। देखो ये तो है पुराना भौगोलिक क्षेत्र यानी ओल्ड जियोग्राफिकल एरिया, और ये कौन सा हो जाएगा, न्यू जियोग्राफिकल एरिया या नया भौगोलिक क्षेत्र। ठीक है, पहली बार उगाया जाता है तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, पादप पुरस्थापन बोलते हैं। ठीक है ना, कोई भी एक प्लांट वैरायटी है उसको ओल्ड जियोग्राफिकल एरिया से लेकर हम लोग कहाँ कहाँ उगाते हैं उसको, न्यू जियोग्राफिकल एरिया में पहली बार उसको ग्रो करवाते हैं। तो ये क्या कहलाता है अभी, प्लांट इंट्रोडक्शन कहलाता है।
ठीक है, तो डायग्राम से हमने समझ लिया इसको क्या होता है। अब ये प्लांट इंट्रोडक्शन जो है वो दो तरह का हो सकता है। एक तो है प्राथमिक पुरस्थापन या इसको बोलते हैं प्राइमरी इंट्रोडक्शन, और दूसरा है द्वितीयक पुरस्थापन या इसको बोलते हैं सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन जो है या पुरस्थापन जो है वो क्या है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्राथमिक पुरस्थापन या प्राइमरी इंट्रोडक्शन क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले इसको डायग्राम से समझते हैं, इसको बाद में परिभाषित करेंगे। तो हमने भाई ये एक भौगोलिक क्षेत्र है, नया भौगोलिक क्षेत्र या इसको बोल देते हैं न्यू जियोग्राफिकल एरिया। ठीक है, हमने कोई नई किस्म इस भौगोलिक क्षेत्र के अंदर लेके आए हैं। ठीक है, तो नई नई किस्म जो थी या न्यू वैरायटी जो थी वो इसमें एंटर कर गई, प्रवेश कर गई। प्रवेश करने के बाद हमने उस किस्म को बिना परिवर्तित किए, ठीक है, बिना चेंज किए उसमें उसको किसानों में वितरित कर दिया या फार्मर्स में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। ठीक है, अब ये जो नई किस्म यहाँ पे हम लोग ला रहे हैं, इसके लिए, इस न्यू वैरायटी के लिए इस जियोग्राफिकल एरिया या भौगोलिक क्षेत्र का जो वातावरण है या जो एनवायरनमेंट है वो पूरी तरह से क्या है, सुइटेबल है या उपयुक्त है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो किस्म है वो यहाँ पर अनुकूलित है, इस क्लाइमेट के अंदर या इस जलवायु के अंदर वो पूरी तरह से क्या है, अनुकूलित है या अडेप्टेबल है। तो इसका मतलब कोई भी परिवर्तन करने की या कोई भी चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं। तो हमने नई किस्म को नए जियोग्राफिकल एरिया या नए भौगोलिक क्षेत्र में लाकर और उसका डायरेक्ट हम लोग क्या किया, फार्मर्स के अंदर या किसानों के अंदर उसका वितरण कर दिया बिना उसमें परिवर्तन किए। तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, प्राथमिक पुरस्थापन या प्राइमरी इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह से परिभाषित करेंगे भी, जब जब पुरस्थापित किस्म नए भौगोलिक क्षेत्र के वातावरण में अनुकूलित होती है तो इसमें बिना परिवर्तन किए इसे किसानों में वितरित कर दिया जाता है। ठीक है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं अभी, प्राथमिक पुरस्थापन बोलते हैं। ठीक है, जो इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी है वो न्यू जियोग्राफिकल एरिया का जो क्लाइमेट है उसके अंदर वो पूरी तरह से क्या है, अडेप्टेबल है। उसमें बिना चेंज किए हम लोग क्या करते हैं, उसका फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। तो ये क्या कहलाता है, प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद दूसरा टाइप इसका देखते हैं, द्वितीयक पुरस्थापन या इसको बोलते हैं सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। तो सेकेंडरी इंट्रोडक्शन को हम लोग डायग्राम से समझते हैं, बाद में इसकी डेफिनेशन या परिभाषा देखेंगे। तो इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा ये एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एरिया है या भौगोलिक क्षेत्र है, नया भौगोलिक क्षेत्र। हमने कोई नई किस्म जो थी इसमें एंटर करवाई, इस क्षेत्र के अंदर प्रवेश करवाई, न्यू वैरायटी। लेकिन ये जो वैरायटी है उसके लिए, इस किस्म के लिए, इस नई किस्म के लिए इस जियोग्राफिकल एरिया या भौगोलिक क्षेत्र का जो वातावरण है वो उपयुक्त नहीं है या सुइटेबल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम इस किस्म के बीजों को सीधा ही डायरेक्ट फार्मर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे या वितरित कर देंगे तो फार्मर्स को आर्थिक नुकसान होगा या इकोनॉमिक लॉस होगा, क्योंकि उपज ही नहीं आएगी, है ना, यील्ड नहीं आएगी। यील्ड नहीं आई तो इसका मतलब आर्थिक नुकसान होगा फार्मर्स को या किसानों को। तो फिर हम क्या कर सकते हैं भाई, इस नई किस्म को हम लोग प्रवेश करवाते हैं या एंटर करवाते हैं भौगोलिक क्षेत्र के अंदर। अब इस किस्म को हम लोग क्या करते हैं, उगाते हैं एक फील्ड के अंदर, है ना, फील्ड में उगा लिया। उगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, जो बढ़िया क्वालिटी के पौधे होते हैं या अच्छी गुणवत्ता वाले जो पौधे होते हैं उनका वर्ण करते हैं या सिलेक्शन करते हैं। ठीक है, सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका क्रॉस करवाते हैं या संकरण करवाते हैं, किसके साथ, लोकल वैरायटी के साथ या स्थानीय किस्म के साथ, क्योंकि ये जो स्थानीय किस्म है ये इस भौगोलिक क्षेत्र के अंदर पूरी तरह से अनुकूलित है या पूरी तरह से अडेप्टेबल है। तो हम चाहते हैं कि स्थानीय किस्म जो है इसका ये गुण इस नई किस्म में स्थानांतरित हो जाए। तो हम लोग वर्ण करते हैं, पहले सिलेक्शन करते हैं नई किस्म में से और फिर इसका क्रॉस करवाते हैं स्थानीय किस्म या लोकल किस्म के साथ। तो इससे हम लोग एक उन्नत किस्म विकसित करते हैं ना, और इस उन्नत किस्म को हम लोग नया नाम दे देते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण मैं बताऊँ आपको तो पहले भी मैंने बताया हुआ है, कल्याण सोना, सोनालिका, है ना, ये इसी तरह से विकसित की गई किस्में हैं। तो अब इस उन्नत किस्म को या इम्प्रूव्ड वैरायटी को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं या वितरित कर देते हैं फार्मर्स के। ठीक है, तो ये सारे का सारा जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन या द्वितीयक पुरस्थापन कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग इसको किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं भाई, जब पुरस्थापित किस्म नए भौगोलिक क्षेत्र के वातावरण में अनुकूलित नहीं होती है तो इसमें वर्ण करके उसका स्थानीय किस्म से संकरण करके इसे किसानों में वितरित किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं, द्वितीयक पुरस्थापन। ठीक है, इंग्लिश में कहें तो जो
न्यू इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी है, ठीक है, वो न्यू जोग्राफिकल एरिया के क्लाइमेट में अडेप्टेबल नहीं होती है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं भाई, इस न्यू वैरायटी में सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन के बाद इसका लोकल वैरायटी के साथ क्रॉस करवाते हैं, ठीक है, और क्रॉस करवाने के बाद हम लोग जो भी नई वैरायटी डेवलप होगी उसका फार्मर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। तो ये क्या कहलाता है अभी, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है। अब सेकेंडरी इंट्रोडक्शन के बारे में आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, इंडिया के अंदर या भारत में स्थित कोई भी व्यक्ति या संस्था जो है वो वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से पादप स्थापन कर सकती है या प्लांट इंट्रोडक्शन कर सकती है, ठीक है। हम लोग किसी भी कंट्री से, हम आप, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है या कोई भी संस्था हो सकती है ना, कोई भी एजेंसी हो सकती है, वो वर्ल्ड की किसी भी कंट्री से, किसी भी भाग से क्या कर सकती है, प्लांट इंट्रोडक्शन कर सकती है, मतलब नई किस्म को लाकर और इंडिया के अंदर उगा सकती है। लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है या एक शर्त है, वो शर्त क्या है अभी, जितने भी पादप स्थापन हैं, ठीक है, जितने भी प्लांट इंट्रोडक्शंस हैं वो किसके माध्यम से होने चाहिए या किसके थ्रू होने चाहिए, तो वो होने चाहिए NBPGR, न्यू दिल्ली के अंदर एक संस्था है, उसको क्या बोलते हैं, NBPGR, है ना। इसकी फुल फॉर्म क्या है, अभी ये आगे भी आएगा, इसकी फुल फॉर्म है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, ठीक है। तो जितने भी प्लांट इंट्रोडक्शन है, जितने भी पादप स्थापन हैं, वो NBPGR न्यू दिल्ली के थ्रू होने अनिवार्य हैं, ठीक है ना। अगर NBPGR न्यू दिल्ली उसको ओके कर देती है तभी उस किस्म को हम लोग फार्मर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है इंट्रोडक्शन के बारे में। चलिए उसके बाद स्टेप्स देखते हैं या चरण देखते हैं। जो प्लांट इंट्रोडक्शन है या पादप स्थापन है वो 6 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, ठीक है। तो इसका इस स्टेप्स के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। पहला है अर्जन या इसको प्रोक्यूरमेंट बोल देते हैं, दूसरा संगरोध या क्वारंटीन, सूचीबद्धन या कैटलॉगिंग, चौथा है मूल्यांकन या इवैल्यूएशन, उसके बाद नेक्स्ट है गुणन या मल्टीप्लिकेशन, और लास्ट है वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 6 स्टेप्स हैं, इन 6 स्टेप्स के अंदर जो इंट्रोडक्शन है या पुरस्थापन है वो कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अर्जन या प्रोक्यूरमेंट की, है ना। तो अर्जन या प्रोक्यूरमेंट का क्या मतलब है, पादप सामग्री या हम कह सकते हैं नई किस्म को अर्जित करना, है ना, या नई किस्म को प्राप्त करना। अब ये नई किस्म हम लोग किस तरह से प्राप्त कर सकते हैं, उपहार या गिफ्टिंग के द्वारा। जैसे मान लीजिए किसी दूसरी कंट्री के अंदर आपका कोई रिलेटिव है, रिश्तेदार है, ठीक है, या आपका कोई फ्रेंड है, दोस्त है, उसने आपको गिफ्ट कर दिया, है ना, नई किस्म के जो बीज है वो आपको गिफ्ट कर दिए, ठीक है। तो नई किस्म के बीज आपके पास आ गए, तो पहला तरीका ये हो सकता है। दूसरी विधि क्या हो सकती है अभी, विनिमय या एक्सचेंज, है ना। जैसे मान लीजिए भारत के अंदर, इंडिया में कोई साइंटिस्ट है और कोई साइंटिस्ट है किसी दूसरी कंट्री के अंदर, है ना, जैसे USA के अंदर है, तो दोनों साइंटिस्ट जो हैं वो फ्रेंड हैं और एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, वो नई किस्मों के बीज एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इंडिया में कोई गेहूं की या मान लीजिए वीट की कोई नई किस्म है ना, जो USA के अंदर नहीं उगाई जा रही, USA में कोई ऐसी किस्म है जो इंडिया में नहीं उगाई जा रही, तो दोनों किस्मों का क्या कर लिया जाता है, आदान प्रदान कर लिया जाता है। तो उसको क्या बोलते हैं, विनिमय या एक्सचेंज। उसके बाद क्या हो सकता है, खरीदना या परचेज करना, है ना। हम लोग फॉरेन से या किसी दूसरी कंट्री से हम लोग क्या कर सकते हैं, नई किस्म के बीजों को खरीद सकते हैं, तो हमारे तक पहुंच जाएंगे बीज या सीड। इसके अलावा क्या हो सकता है, अन्वेषण या एक्सप्लोरेशन का क्या मतलब है, हमने या कोई प्लांट ब्रीडर है, पादप प्रजनक है, या कोई साइंटिस्ट है या वैज्ञानिक है, उसने नई किस्म विकसित की है ना, गेहूं की या जैसे धान की कोई नई किस्म या न्यू वैरायटी डेवलप की है, ठीक है, तो उसे हम लोग इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं या पुरस्थापित करवा सकते हैं ज्योग्राफिकल एरिया या भौगोलिक क्षेत्र के। तो ये 4 तरीके हो सकते हैं जिसके द्वारा हम लोग नई किस्म के बीजों को प्राप्त कर सकते हैं या अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। ये है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हम लोग बात करते हैं पादप संगरोध या प्लांट क्वारंटीन। तो प्लांट क्वारंटीन क्या चीज़ होती है अभी, हम लोग जो भी नई किस्म के बीज ला रहे हैं, कहाँ से, मान लीजिए किसी दूसरे देश से ला रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री से ला रहे हैं, तो हो सकता है उन बीजों के साथ कोई ऐसा रोगजनक या कोई ऐसा इंसेक्ट साथ में आ जाए
जो पहले हमारी कंट्री के अंदर या हमारे देश के अंदर नहीं था, ठीक है, लेकिन उस नई किस्म के बीजों के साथ वो हमारे देश में एंटर कर सकता है, ठीक है। अगर ऐसा हो गया तो हमारी कंट्री के अंदर या देश के अंदर जितने भी क्रॉप्स हम लोग उगा रहे हैं उनके ऊपर उसका अटैक हो सकता है, ठीक है। तो हमें ये सब होने से रोकना है। तो इसके लिए हमने क्या किया है अभी, प्लांट क्वारंटीन या पादप संगरोध बनाया है। इसके लिए क्या किया गया है, पादप संगरोध केंद्र बनाए गए हैं या प्लांट क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए हैं, जहाँ पर क्या किया जाता है, जो भी नई किस्म आएगी या नई किस्म के बीज आएंगे उन बीजों का क्या किया जाएगा, वहाँ पे चेकिंग की जाएगी, है ना। उसको उसकी चेकिंग की जाएगी कुछ दिनों तक या तो चेकिंग के अंदर क्या किया जाता है, चेकिंग में ये देखा जाता है कि जो नई पादप किस्म है उसके बीजों के साथ कोई नया कीट तो नहीं आ गया है या कोई नया रोगजनक तो नहीं आ गया है, ठीक है। जब ये सुनिश्चित हो जाता है, जब ये इंश्योर हो जाता है कि जो नई नई किस्म के बीज हैं या न्यू वैरायटी के जो सीड्स हैं वो पूरी तरह से फ्री हैं या स्वतंत्र हैं, ठीक है ना, रोगजनक या कीटों से, तब फिर उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है या वितरित कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, पादप संगरोध या प्लांट क्वारंटीन कहलाती है। इसको हम लोग किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं अभी, बाहर से आयात हुए बीजों, प्रवर्धों व पादप उत्पादों का रोग, कीट व खरपतवारों से मुक्त होना सुनिश्चित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, संगरोध कहते हैं, ठीक है। हम लोग बाहर से यानी आउटसाइड ऑफ द कंट्री से हम लोग जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या कुछ आयात कर सकते हैं हम लोग, सीड्स हो सकते हैं वो, या फिर प्रोपेग्यूल्स हो सकते हैं, प्रवर्ध, या फिर कोई प्लांट प्रोडक्ट हो सकता है ना, पादप का उत्पाद हो सकता है। उसका हम लोग क्या करना है, डिजीज़ के लिए, इंसेक्ट्स के लिए या फिर वीड्स से फ्री होना इंश्योर करना ही क्या कहलाता है, प्लांट क्वारंटीन कहलाता है, ठीक है। अब इंडिया के अंदर इससे संबंधित एक अधिनियम बनाया गया है या एक एक्ट बनाया गया है, इसके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिप एक्ट, ठीक है, या DIP एक्ट भी बोल देते हैं, या डिप अधिनियम या DIP अधिनियम भी बोल देते हैं। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, अभी इंपॉर्टेंट चीज़ है। 1914 के अंदर 1914 में इस अधिनियम को या इस एक्ट को पारित किया गया था, ठीक है। इसका नाम क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स एक्ट, है ना, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स अधिनियम, ठीक है। तो इसका नाम ध्यान में रखना है। ये किससे संबंधित है, पादप संगरोध या प्लांट क्वारंटीन से संबंधित है। इस अधिनियम के अंतर्गत ही प्लांट संगरोध, पादप संगरोध या प्लांट क्वारंटीन किया जाता है। तो 1914 के बाद ये शुरू हो गया था हमारी कंट्री के अंदर या हमारे देश के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है अभी, ठीक है। अब भारत के अंदर कितने संगरोध केंद्र बनाए गए हैं या कितने प्लांट क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए हैं, तो इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। टोटल 4 सेंटर्स हैं या टोटल 4 केंद्र हैं जहाँ पर प्लांट क्वारंटीन या पादप संगरोध किया गया है। एक का नाम मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, NBPGR न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली के अंदर है ये NBPGR नाम से। तो NBPGR क्या है अभी, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेस, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन सी स्पीसीज़ के लिए या कौन कौन सी स्पीसीज़ के सीड्स का या कौन कौन सी जातियों के बीजों का हम लोग क्वारंटीन करते हैं या संगरोध करते हैं, तो एग्रीकल्चर से संबंधित और हॉर्टिकल्चर से संबंधित जितनी भी जातियाँ होती हैं, ठीक है, उन सभी जातियों के जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, बीज आ रहे हैं या प्रवर्ध आ रहे हैं, उनका क्वारंटीन कहाँ किया जाता है, NBPGR न्यू दिल्ली में किया जाता है, ठीक है। ये तो है पहला सेंटर। दूसरा सेंटर है FRI, इसका नाम आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पे है ये, देहरादून के अंदर है। तो यहाँ पर कौन से प्लांट प्रोडक्ट्स का, कौन से प्लांट्स के प्रोडक्ट का क्वारंटीन किया जाता है, वन वृक्षों के लिए, है ना, फॉरेस्ट ट्रीज़ के लिए। तो फॉरेस्ट ट्रीज़ जो हैं या वन वृक्ष जो हैं, अगर उनका इंट्रोडक्शन हो रहा है या पुनर्स्थापन हो रहा है तो उसका प्लांट क्वारंटीन या पादप संगरोध कहाँ किया जाएगा, FRI पर किया जाएगा, देहरादून। तीसरा सेंटर है IBS का मतलब क्या है, इंडियन बोटेनिकल सर्वे, ठीक है। इंडियन बोटेनिकल सर्वे कहाँ पे है अभी, कोलकाता के अंदर है, कलकत्ता के अंदर है। और यहाँ पर जो अन्य पौधे बचे हुए हैं, ठीक है, जो अदर प्लांट्स बच गए हैं, उन सब के लिए यहाँ पर प्लांट क्वारंटीन या पादप संगरोध किया जाता है। और उसके बाद चौथा है
DPPQS, है ना, इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखना, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये फरीदाबाद हरियाणा के अंदर है। फुल फॉर्म क्या है इसकी? डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन एंड स्टोरेज। ठीक है, DPPQS बोलते हैं इसको। यहाँ पर किसके लिए क्वारंटीन किया जाता है? खाद्य सामग्री के लिए। बाहर से मान लीजिए कोई फूड प्रोडक्ट आ रहा है, खाद्य सामग्री आ रही है, तो उसका क्वारंटीन किया जाता है। उसकी चेकिंग कहाँ पे की जाती है? DPPQS फरीदाबाद हरियाणा के अंदर की जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, चारों के चारों सेंटर्स के नाम आपको ध्यान में होने चाहिए। इस पर जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जो पहला मैंने आपको बताया NBPGR न्यू दिल्ली, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, पहले भी पूछा गया है। ठीक है, चलिए, तो ये था अभी दूसरा स्टेप, प्लांट क्वारंटाइन। तीसरा स्टेप जो है वो क्या है? कैटलॉगिंग या सूचीबद्धन। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी जो भी पुरस्थापित सामग्री है, जो भी इंट्रोड्यूस्ड मटेरियल है, उसका उसकी लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट तैयार करते हैं या उसकी सूची तैयार करते हैं। ठीक है, उसको हम लोग 3 समूहों के अंदर विभाजित करते हैं। ठीक है, ये 3 समूह कौन कौन से हैं? अभी ऐसी सामग्री या ऐसा मटेरियल जो किसी दूसरी कंट्री से आ रहा है, किसी दूसरे देश से आ रहा है, ठीक है, उस पर हम लोग क्या लिखते हैं? EC, उसको EC में रखते हैं। EC का मतलब यहाँ पे क्या है? एक्जॉटिक कलेक्शंस। एक्जॉटिक का मतलब जो बाहर से आ रहा है, यानी विदेशों से आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए EC सिंबल जो है या चिन्ह जो है तो दिया जाता है। उसके बाद TC कौन सा होता है? अभी नेशनल कलेक्शन, जो हमारे देश के अंदर मान लीजिए एक राज्य से पादप सामग्री का किसी दूसरे राज्य में इंट्रोडक्शन हो रहा है या पुरस्थापन हो रहा है ना, तो हमारे देश के अंदर ही है, तो इसके लिए TC जो है सिंबल दिया जाता है। तो ये क्या है? नेशनल कलेक्शन। तीसरा क्या हो सकता है? TW कौन सा होता है? अभी इंडिजीनस वाइल्ड, हमारे देश में कोई जंगली जो जाति है या स्पीसीज है, कोई वाइल्ड स्पीसीज है ना, उसका हम लोग इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, पादप पुरस्थापन करवा रहे हैं। ठीक है, कल्टीवेशन के लिए या फार्मिंग के लिए, तो इसके लिए कौन सा सिंबल दिया जाता है? TW। इसको क्या बोलते हैं? इंडिजीनस वाइल्ड। ठीक है, देश में जंगली संपत्ति, कोई वाइल्ड रिलेटिव है किसी क्रॉप का या फसल का, तो उसके लिए TW सिंबल जो है वो दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग कैटलॉग तैयार करते हैं या एक सूची तैयार करते हैं जो प्लांट इंट्रोड्यूस्ड या पादप पुरस्थापित किस्में हैं या वैरायटीज। ठीक है, तो ये है अभी तीसरा स्टेप। उसके बाद चौथा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है अभी मूल्यांकन या इवैल्यूएशन। तो मूल्यांकन या इवैल्यूएशन में हम लोग क्या करते हैं? जो नई पुरस्थापित किस्म है या न्यूली इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी है, ठीक है, उसको हम लोग उगा कर देखते हैं, है ना। नई किस्म या नई वैरायटी हमारे देश में आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे? हम लोग उसको उगा कर देखेंगे कि इसकी जो उपज है वो किस तरह की आ रही है, ठीक है, इसकी जो गुणवत्ता है या क्वालिटी है वो किस तरह की आ रही है, ठीक है। हम लोग आंकड़े एकत्रित करते हैं और आंकड़ों के आधार पर फिर हम लोग सूची तैयार कर देते हैं, ठीक है। तो नई पुरस्थापित जो किस्म है वो NBPGR के 5 केंद्रों पर उगाकर उपज व अन्य लक्षणों के लिए मूल्यांकन करते हैं। तो NBPGR के 5 सेंटर्स हैं, ठीक है। उन सेंटर्स पर नई जो पुरस्थापित किस्म है या न्यूली इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी है उसको उगाकर देखा जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, और जो भी आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं, जो भी डेटा हमें मिलता है, उसके आधार पर हम लोग कैटलॉग तैयार कर देते हैं या सूची उसकी तैयार कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। तो जैसा कि डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा, अभी हमने नई किस्म जो है बाहर से आ रही है, ठीक है, किसी दूसरी कंट्री से हम लोग न्यू वैरायटी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो सबसे पहले ये जो वैरायटी है वो कहाँ पे आएगी? NBPGR न्यू दिल्ली में एंटर करेगी, ठीक है। NBPGR के 5 सब सेंटर्स हैं या सेंटर्स बने हुए हैं, ठीक है। उनमें से एक सेंटर का नाम मैं आपको बता देता हूँ, ईसापुर केंद्र बोलते हैं इसको या ईसापुर सेंटर बोलते हैं। इसके अलावा 4 सेंटर्स और हैं, ठीक है। इन 5 केंद्रों पर हम लोग क्या करते हैं? इस नई किस्म के बीजों को उगाते हैं, ठीक है। उगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं? इसकी उपज को देखते हैं, उपज और जो अन्य लक्षण हैं या जो यील्ड एंड अदर कैरेक्टर्स हैं उनका इवैल्यूएशन करते हैं या मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। इससे हमें क्या प्राप्त होगा? अभी डेटा मिलेगा, आंकड़े मिलेंगे, और इन आंकड़ों के आधार पर फिर हम लोग कैटलॉग तैयार कर देते हैं या सूची तैयार कर देते हैं, ठीक है। तो ये था अभी चौथा स्टेप जो प्लांट इंट्रोडक्शन या पादप पुरस्थापन के अंदर हम लोग करते हैं। उसके बाद 5वां और छठा स्टेप जो है वो दोनों साथ साथ हैं, गुणन व वितरण, यानी मल्टीप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं? अभी
जो मूल्यांकित किस्म है या जो इवेल्युएटेड वैरायटी है ना, मूल्यांकित किस्म मतलब कौन सी, जो इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी है या पुरस्थापित किस्म है, जो मूल्यांकित किस्म है, अगर ये उपज व अन्य लक्षणों में यानी यील्ड एंड अदर कैरेक्टर्स में जो स्थानीय प्रचलित उन्नत किस्म है, यानी जो लोकल इम्प्रूव्ड वैरायटी है, ठीक है, उससे उत्तम होते हैं, अगर यील्ड और अन्य लक्षण है ना, उपज व अन्य लक्षण या यील्ड या एंड अदर कैरेक्टर्स जो है वो सुपीरियर होते हैं, ठीक है, किसकी तुलना में, लोकल इम्प्रूव्ड वैरायटी की तुलना में, किसके, इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी के या पुरस्थापित किस्म की या मूल्यांकित किस्म की। तो हम लोग इस मूल्यांकित किस्म को या इवेल्युएटेड किस्म को हम लोग क्या करते हैं, नई किस्म के रूप में विमोचित कर देते हैं, है ना, न्यू वैरायटी के रूप में इसको रिलीज कर देते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है, रिलीज कर दिया। रिलीज होने के बाद इसका क्या किया जाता है, बीज उत्पादन किया जाता है या सीड प्रोडक्शन किया जाता है, और सीड प्रोडक्शन जब हो जाता है तो फिर इसकी पैकिंग हो जाती है, और पैकिंग के बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, बीज का इसका वितरण किया जाता है किसानों के अंदर, ठीक है। और बीज उत्पादन में बीज वितरण यानी सीड प्रोडक्शन एंड सीड डिस्ट्रीब्यूशन का जो काम है ये किसका है, अभी सीड कॉरपोरेशंस का है या बीज निगमों का है, तो बीज निगमों के द्वारा ये काम जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो ये था अभी पांचवा और छठा स्टेप जो कि प्लांट इंट्रोडक्शन के अंदर आता है। तो ये हमने देखा प्लांट इंट्रोडक्शन या पादप पुरस्थापन। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं इसके अंदर अनुकूलन, या इसको बोलते हैं एक्लेमेटाइजेशन। इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है अभी। तो अनुकूलन या एक्लेमेटाइजेशन क्या चीज़ होती है, अभी अभी हमने क्या पढ़ा, प्लांट इंट्रोडक्शन या पादप पुरस्थापन। तो जो भी नई पादप पुरस्थापित किस्म है या न्यू प्लांट इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी है, उसकी जो परफॉर्मेंस है, ठीक है ना, भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जिसमें भी उसको जिस भौगोलिक क्षेत्र या ज्योग्राफिकल एरिया में उसको इंट्रोड्यूस करवाया गया है उस न्यू वैरायटी या नई किस्म को, उस क्षेत्र के अंदर या उस एरिया के अंदर उसकी जो परफॉर्मेंस है ना, वो बहुत कम होती है ना। परफॉर्मेंस को क्या बोल देते हैं हिंदी में, निष्पादन। निकृष्ट का मतलब बहुत कम, तो परफॉर्मेंस जो है वो बहुत कम होगी, इसका मतलब यील्ड जो है वो कम आएगी, है ना, और क्वालिटी जो है, गुणवत्ता जो है वो भी कम होगी थोड़ी बहुत, है ना। इसका कारण क्या होता है, कारण ये होता है कि जो नया भौगोलिक क्षेत्र है या न्यू ज्योग्राफिकल एरिया है, उसका जो क्लाइमेट है या जलवायु है वो पुरस्थापित किस्म के लिए या इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी के लिए नई होती है ना, नया वातावरण है या न्यू क्लाइमेट है। तो इस न्यू क्लाइमेट के अंदर या नए वातावरण के अंदर जो पुरस्थापित किस्म है वो पूरी तरह से अनुकूलित नहीं होती है ना, पूरी तरह से अडेप्टेबल नहीं होती, ठीक है। इसी वजह से जो परफॉर्मेंस है इसकी या जो निष्पादन है वो निकृष्ट आता है या कम आता है, ठीक है। तो अनुकूलन क्या चीज़ है, अभी एक्लेमेटाइजेशन क्या चीज़ है। अब हम क्या करेंगे भी, इस पुरस्थापित किस्म को या इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी को बार बार इसी ज्योग्राफिकल एरिया में उगाएंगे, है ना, लगभग 8 या 10 वर्षों तक, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग इसको उगाते जाते हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या क्या करती है, इसकी जो परफॉर्मेंस है ना, इसकी जो यील्ड है या गुणवत्ता है वो बढ़ती जाती है पीढ़ी दर पीढ़ी। किस वजह से, क्यों बढ़ती है, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, इसके जो पौधे हैं जनरेशन बाय जनरेशन, इसके जो प्लांट्स हैं वो न्यू क्लाइमेट के अंदर या नए एनवायरनमेंट के अंदर, नए वातावरण के अंदर अनुकूलित होना शुरू कर देते हैं, जिससे इसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है, यील्ड जो है वो बढ़ जाती है, उपज बढ़ जाती है ना। तो परफॉर्मेंस या निष्पादन जो है उसमें वृद्धि हो जाती है या इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है अभी, अनुकूलन या एक्लेमेटाइजेशन कहलाता है। और इसको अपने परिभाषित कैसे करेंगे फिर, पुरस्थापित किस्मों को कई पीढ़ियों तक बार बार नए वातावरण में उगाने पर उनकी परफॉर्मेंस में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है अभी, अनुकूलन या एक्लेमेटाइजेशन कहलाती है, ठीक है। तो उसको इंग्लिश में कहें तो जो इंट्रोड्यूस्ड वैरायटीज़ हैं उसको मैनी जनरेशन्स तक, ठीक है, कंटिन्यूअसली हम लोग क्या करते हैं, न्यू एनवायरनमेंट में ग्रो करवाते हैं, जिससे उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, एक्लेमेटाइजेशन कहलाता है, ठीक है। तो अब जो एक्लेमेटाइजेशन या अनुकूलन है ये प्राकृतिक वर्ण की प्रक्रिया है ना, नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया है। तो प्राकृतिक कारकों के द्वारा या नेचुरल फैक्टर्स के द्वारा
जो उत्तम गुणों वाले पौधे होते हैं, ठीक है, या जो सुपीरियर प्लांट्स होते हैं, उनका सिलेक्शन किया जाता है, ठीक है। उनका सिलेक्शन होगा तो वो ज़्यादा मात्रा में सीड बनाएंगे या बीज बनाएंगे। तो इस तरह से जो इम्प्रूव्ड प्लांट्स हैं या सुपीरियर जो उन्नत पौधे हैं, उनके बीजों की जो मात्रा है या सीड्स की जो अमाउंट है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी या जनरेशन बाय जनरेशन बढ़ती जाती है, इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। इसलिए जो पौधे हैं वो अनुकूलित होते जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या क्या कहलाता है? नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक वर्ण कहलाता है, ठीक है। तो अनुकूलन या एक्लेमेटाइजेशन क्या भी एक प्राकृतिक वर्ण की प्रक्रिया है या नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस है। अब अनुकूलन के लिए एक आवश्यक शर्त है, ठीक है, एक कंडीशन है एक्लेमेटाइजेशन के लिए। वो कंडीशन क्या है अभी? जो भी पुरस्थापित किस्म है या इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी है, उसमें आनुवंशिक विविधता या जेनेटिक डाइवर्सिटी का होना अनिवार्य है। अगर उसमें आनुवंशिक विविधता या जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं है तो उसका जो अनुकूलन है या एक्लेमेटाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा स्लो होगा, है ना, बहुत धीमा होगा या फिर होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो आनुवंशिक विविधता का होना या जेनेटिक डाइवर्सिटी का होना बहुत आवश्यक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है अभी। अब अनुकूलन में होता क्या है अभी? एक्लेमेटाइजेशन के अंदर होता क्या है? जो अनुकूलित जीन प्रारूप होते हैं, जो अडेप्टेबल जीनोटाइप्स होते हैं, वो क्या करेंगे? अधिक संख्या में बीज उत्पन्न करेंगे या अधिक मात्रा में जो सीड्स है उसका प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। जनरेशन बाय जनरेशन क्या होगा? इन जीन प्रारूपों का जो अनुपात है, ये जो जीनोटाइप्स हैं, इनका जो रेशियो है वो कंटिन्यूसली क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा या इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। और कई पीढ़ियों के पश्चात, आफ्टर द मैनी जनरेशंस, ठीक है, केवल अनुकूलित जीन प्रारूप बचे रह जाते हैं, केवल जो अडेप्टेबल जीनोटाइप्स हैं वही बचे हुए रह जाते हैं, ठीक है। तो ये प्रक्रिया है एक्लेमेटाइजेशन की या अनुकूलन की। अब जो अनुकूलन या एक्लेमेटाइजेशन है वो 3 फैक्टर्स पर या 3 कारकों पर निर्भर करता है। तो ये 3 कारक कौन कौन से हैं अभी? तो ये 3 कारक हैं। सबसे पहला है आनुवंशिक विविधता। अभी मैंने आपको बताया कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है या आनुवंशिक विविधता है वो जितनी ज़्यादा होगी उतना ही एक्लेमेटाइजेशन या अनुकूलन का जो प्रोसेस है वो फास्ट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब एक्लेमेटाइजेशन या अनुकूलन का आनुवंशिक विविधता के साथ किस प्रकार का संबंध है? समानुपाती संबंध है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। दूसरा फैक्टर कौन सा है अभी? जीवन चक्र की अवधि, ठीक है। अब पौधे के जीवन चक्र की अवधि जितनी ज़्यादा होगी उतना ही एक्लेमेटाइजेशन या अनुकूलन जो है वो स्लो होगा, ठीक है। जीवन चक्र अवधि मतलब लाइफ साइकिल पीरियड जो है, लाइफ साइकिल उसका कितने टाइम में कंप्लीट होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 फसलें हैं या 2 क्रॉप्स हैं। एक फसल जो है वो 1 वर्षीय है, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास दूसरी फसल है जो कैसी है? द्विवर्षीय है, बाइनियल है ना। तो पहली जो फसल है जो कि एनुअल है या 1 वर्षीय है, उसमें अनुकूलन या एक्लेमेटाइजेशन जो है उसकी प्रक्रिया फास्ट होगी। लेकिन जिसका जीवन चक्र 2 वर्ष में पूर्ण होता है ना, जो बाइनियल है या द्विवर्षीय है, उसमें एक्लेमेटाइजेशन या जो अनुकूलन की प्रक्रिया है वो स्लो होगी या बहुत धीमी होगी, ठीक है। तो ये जीवन चक्र की अवधि का प्रभाव पड़ता है एक्लेमेटाइजेशन या अनुकूलन पर। उसके बाद तीसरा आता है परागण या पॉलिनेशन जो, ठीक है। तो परागण किस प्रकार का है या पॉलिनेशन किस टाइप का है, इसका भी एक्लेमेटाइजेशन पर प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर मान लीजिए पर परागण हो रहा है ना, या क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, तो क्रॉस पॉलिनेशन होने से क्या होता है भाई? जेनेटिक डाइवर्सिटी या आनुवंशिक विविधता बढ़ती है। और आनुवंशिक विविधता बढ़ने का मतलब क्या है अभी? एक्लेमेटाइजेशन या अनुकूलन जो है वो फास्ट होगा, ठीक है। तो पर परागण के साथ एक्लेमेटाइजेशन का क्या संबंध है? समानुपाती का संबंध है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। जबकि अगर स्वपरागण हो तो स्वपरागण से क्या बढ़ता है भाई? समयुग्मनजता बढ़ती है या होमोजाइगोसिटी बढ़ती है सेल्फ पॉलिनेशन से, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन से जो आनुवंशिक विविधता है या जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो कम होती जाती है। और जेनेटिक डाइवर्सिटी कम है, आनुवंशिक विविधता कम है, इसका मतलब जो एक्लेमेटाइजेशन है या अनुकूलन है वो भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा धीमा होगा, ठीक है। तो ये जो स्वपरागण है या सेल्फ पॉलिनेशन है उसका एक्लेमेटाइजेशन के साथ या अनुकूलन के साथ किस तरह का संबंध है? व्युत्क्रमानुपाती या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। तो ये 3 फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये आपको ध्यान से करना है अभी। चलिए उसके बाद लास्ट टॉपिक जो है हमारा आज के लेक्चर का वो है उत्पत्ति केंद्र या इसको बोल देते हैं सेंटर्स ऑफ ओरिजिन।
तो सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या चीज़ होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दो वैज्ञानिक हैं दो जो इस सेंटर ऑफ ओरिजिन या उत्पत्ति केंद्र से संबंधित हैं, डी कैंडोली और दूसरा है एन आई वैविलॉव, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनको ध्यान में रखना है आपको। सबसे पहले डी कैंडोली की बात कर लेते हैं। 1886 में इसने ये बताया कि जितने भी कृषि पौधे हैं, जितने भी कल्टीवेटेड प्लांट्स हैं, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, जंगली पौधों से हुई है या वाइल्ड प्लांट से हुई है। ये किसने बताया था अभी? डी कैंडोली ने बताया था, और ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरी इसने क्या बात बताई डी कैंडोली ने कहा कि जो कृषि पौधे हैं उनकी वो कहाँ पर उत्पन्न होते हैं? उन भौगोलिक क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं जहाँ पर इनके जंगली पूर्वज पाए जाते हैं। ठीक है ना, जो कल्टीवेटेड प्लांट्स हैं वो उन जियोग्राफिकल एरिया के अंदर उनका ओरिजिन होता है या सेंटर ऑफ ओरिजिन उनका वहाँ पर होता है जहाँ पर उन कल्टीवेटेड प्लांट्स के या कृषि पौधों के जंगली पूर्वज यानी वाइल्ड रिलेटिव्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही बात है जो कि डी कैंडोली ने बताई थी। डी कैंडोली की एक बुक प्रकाशित हुई थी, है ना, एक बुक इसने पब्लिश की थी और उस बुक का नाम आपको ध्यान में रखना है ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड प्लांट्स। ठीक है, कृषि पौधों की उत्पत्ति, इस नाम से एक बुक जो है वो पब्लिश करवाई थी इसने डी कैंडोली ने 1886 के अंदर। तो इसके बारे में ये पॉइंट्स जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो वैज्ञानिक है वो कौन सा है अभी? एन आई वैविलॉव। एन आई वैविलॉव जो था वो रूस का रहने वाला था और ये जेनेटिसिस्ट था यानी आनुवंशिकविद था और कृषि वैज्ञानिक था यानी कि एग्रोनॉमिस्ट था। तो जेनेटिसिस्ट भी था ये और एग्रोनॉमिस्ट भी था। ठीक है, इसने 10 वर्ष तक लगातार उत्पत्ति केंद्र पर खोज की या सेंटर्स ऑफ ओरिजिन पर डिस्कवरीज की। ठीक है, 1920 से लेके 1930 तक, तो 10 वर्ष तक लगातार इसने उत्पत्ति केंद्र या सेंटर ऑफ ओरिजिन पर डिस्कवरी की या खोज की। ठीक है, और फिर इसने कुछ बताया। ठीक है, इसने क्या बताया अभी? इसने ये बताया कि जो पौधों की विविधताएं हैं, जो प्लांट्स की डाइवर्सिटीज़ हैं, वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा होती हैं? वो होती है पहाड़ों, रेगिस्तानों व नदियों के द्वारा अलग हुए छोटे से भूभाग में। ठीक है, यानी इंग्लिश में कहें तो आइसोलेटेड एरिया में। ठीक है, आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया में। और इसका जो आइसोलेशन है या इस भौगोलिक क्षेत्र का जो पृथक्करण है वो किसके द्वारा किया जा सकता है? इसने ये बताया पहाड़ों के द्वारा यानी हिल्स के द्वारा या माउंटेन्स के द्वारा। दूसरा रेगिस्तानों के द्वारा, है ना, या डेजर्ट्स के द्वारा। और तीसरा नदियों के द्वारा या रिवर्स के द्वारा। ठीक है, तो ऐसे आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया या पृथककृत भौगोलिक क्षेत्र में पौधों की जो विविधताएं हैं, प्लांट्स की जो डाइवर्सिटीज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं। ये किसने बताया था? एन आई वैविलॉव ने बताया था। चलिए, अब जो सेंटर ऑफ रीजन है या उत्पत्ति केंद्र है उसको किस तरह से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं? तो उसको हम लोग परिभाषित करेंगे ऐसा भौगोलिक क्षेत्र, ठीक है, जहां किसी पादप जाति की अधिकतम विविधता पाई जाती है। ठीक है, एक ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया जहां पर किसी प्लांट स्पीसीज की मैक्सिमम डाइवर्सिटी पाई जाती है, वो एरिया क्या कहलाता है अभी? उत्पत्ति के अंदर या सेंटर ऑफ ओरिजिन कहलाता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है, डायरेक्ट डेफिनेशन ही पूछते हैं। अब जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है या उत्पत्ति केंद्र है, ये फिर आगे दो टाइप का हो सकता है ना। उत्पत्ति केंद्र दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र या प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन, और दूसरा है द्वितीयक उत्पत्ति केंद्र या सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र या प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या चीज़ होती है। तो ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जहां पर अधिकतम विविधता व जंगली संबंधी दोनों उपस्थित होते हैं, क्या कहलाता है अभी? प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र कहलाता है। ठीक है, यानी एक ऐसा जियोग्राफिकल एरिया है, एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है जहां पर अधिकतम विविधता है ना, किसी पादप जाति की, किसी प्लांट स्पीसीज की मैक्सिमम डाइवर्सिटी है, और साथ में उस जाति के जो जंगली संबंधी हैं, ठीक है, जो वाइल्ड रिलेटिव्स हैं, वो भी उस जियोग्राफिकल एरिया में उपस्थित है, उस भौगोलिक क्षेत्र के अंदर उपस्थित है। तो ऐसा जो भौगोलिक क्षेत्र है या जो केंद्र है ना, जियोग्राफिकल एरिया है, वो क्या कहलाता है? प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र या प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन कहलाता है। ठीक है, दूसरा द्वितीयक उत्पत्ति केंद्र या सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन
कैसे बनते हैं अभी? ये बनते हैं माइग्रेशन से, ठीक है, या स्थानांतरण से। अगर प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र से कोई पादप जाति, उसके बीज हो सकते हैं या उसके कोई प्रवर्ध हो सकते हैं, वो किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में पहुंच जाए, है ना, किसी भी तरीके से पहुंच सकते हैं वो, बाय वाटर पहुंच सकते हैं या कोई और तरीका भी हो सकता है, ठीक है। तो उस क्षेत्र के अंदर जाकर वो क्या करते हैं, अपनी डाइवर्सिटी या विविधता उत्पन्न कर लेते हैं, लेकिन उस दूसरे भौगोलिक क्षेत्र के अंदर जंगली संबंधी या वाइल्ड रिलेटिव्स उपस्थित नहीं होते, क्योंकि वो कहाँ पे रह गए, प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र पर ही रह सकते हैं। तो इस तरह से जो बना हुआ नया भौगोलिक क्षेत्र है या नया जो उत्पत्ति केंद्र बना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक उत्पत्ति केंद्र या सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग किस तरह से परिभाषित करेंगे, वह भौगोलिक क्षेत्र जहाँ अधिकतम विविधता तो उपस्थित होती है ना, जहाँ पे मैक्सिमम डाइवर्सिटी तो होती है, लेकिन जो जंगली संबंधी हैं या वाइल्ड रिलेटिव्स हैं उनका पूर्णतया अभाव होता है, वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो ऐसा जो जियोग्राफिकल एरिया है या भौगोलिक क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन या द्वितीयक उत्पत्ति केंद्र कहलाता है, ठीक है। अब जो विविधता केंद्र हैं या सेंटर्स ऑफ ओरिजिन हैं, वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो आपको पता होगा जो अर्थ है या पृथ्वी है, इसके दो ध्रुव हैं, है ना, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, है ना, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। बिल्कुल सेंटर में, बिल्कुल केंद्र के अंदर एक रेखा जाती है ना, उस रेखा को क्या बोलते हैं हम लोग, भूमध्य रेखा या इक्वेटर लाइन, है ना, जिसको 0 डिग्री से हम लोग डिनोट करते हैं। तो 0 डिग्री के उत्तर की तरफ या नॉर्थ साइड कौन सा ध्रुव है, नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव है, और 0 डिग्री के दक्षिण की ओर यानी साउथ की ओर कौन सा पोल है अभी, साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब जो विविधता केंद्र हैं या डाइवर्सिटी सेंटर्स हैं या सेंटर्स ऑफ ओरिजिन हैं, वो कहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो भूमध्य रेखा के दोनों ओर यानी कि इक्वेटर लाइन के दोनों ओर 20 डिग्री नॉर्थ से 45 डिग्री साउथ के बीच सीमित होते हैं, ठीक है। 20 डिग्री नॉर्थ टू 45 डिग्री साउथ के बीच का जितना भी क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में विविधता केंद्र या सेंटर्स ऑफ ओरिजिन जो है वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है। अब टोटल कितने उत्पत्ति केंद्र बनाए, वेविलोव ने टोटल 8 उत्पत्ति केंद्र बताए हैं, या टोटल 8 सेंटर्स ऑफ ओरिजिन बताए हैं वेविलोव ने। तो इन 8 के नाम आपको पता होने चाहिए। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला चाइना, है ना, सबसे पहला सेंटर है। तो चाइना जो है ये सबसे बड़ा केंद्र है, लार्जेस्ट सेंटर ऑफ ओरिजिन है, प्राचीनतम केंद्र है, ओल्डेस्ट सेंटर ऑफ ओरिजिन है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा कल्टीवेटेड प्लांट्स का ओरिजिन हुआ है या कृषि पौधों की उत्पत्ति यहाँ पे हुई है। तो टोटल कितने प्लांट्स हुए, प्लांट्स की उत्पत्ति हुई यहाँ पे 136। तो 136 जो पौधे हैं उनकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई है, चाइना में हुई है। दूसरा सेंटर है इंडियन सेंटर। इंडियन सेंटर जो है इसको 2 सब सेंटर्स में या 2 उप केंद्रों में विभाजित किया गया है। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर नहीं दिख रहा होगा आपको, लेकिन मैं नाम बता देता हूँ। एक तो है इंडो बर्मा और दूसरा है इंडो मलाया, जो कि आपको नोट्स में मिल जाएगा। इंडो बर्मा की बात करें तो इसमें 2 कंट्रीज़ को रखा गया है, 2 देशों को रखा गया है, भारत और बर्मा, ठीक है, इंडिया एंड बर्मा को। यहाँ पर 117 पौधों की उत्पत्ति जो है वो हुई है। दूसरा उपकेंद्र कौन सा है अभी, इंडो मलाया। इंडो मलाया के अंदर कौन कौन से देशों को शामिल किया गया है, इसके अंदर आते हैं जावा, सुमात्रा, मलाया व फिलीपींस। तो ये 4 देश ऐसे हैं जो इंडो मलाया के अंदर आते हैं। और यहाँ पे कितने कल्टीवेटेड प्लांट्स की उत्पत्ति हुई है, 55 पौधों की, 55 प्लांट्स का ओरिजिन जो है वो इंडो मलाया में हुआ है। तो ये हो गया दूसरा इंडियन सेंटर। तीसरे सेंटर की बात करें तो इसको बोलते हैं सेंट्रल एशिया। तो सेंट्रल एशिया के अंदर कौन कौन से भागों को सम्मिलित किया गया है भाई, इसके अंदर आते हैं पंजाब, जम्मू कश्मीर, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो इन भागों को इसके अंदर सम्मिलित किया गया है। और यहाँ पे कितने प्लांट्स का ओरिजिन हुआ है, 43 प्लांट्स, 43 पौधों की उत्पत्ति सेंट्रल एशिया में हुई है। उसके बाद चौथा सेंटर कौन सा अभी, माइनर एशिया। माइनर एशिया को हम लोग पॉपुलरली
क्या बोलते हैं अभी, इसको बोलते हैं मेसोपोटामिया का उर्वर अर्धचंद्र, ठीक है, या इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फर्टाइल क्रिसेंट ऑफ मेसोपोटामिया, ये इसका फेमस नाम है, ठीक है, माइनर एशिया का। माइनर एशिया को नियर ईस्टर्न के नाम से भी जाना जाता है और माइनर एशिया को पर्सियन सेंटर भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ को इसमें सम्मिलित किया गया है, तो इसके अंदर आते हैं अभी ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान व इज़राइल। तो इन कंट्रीज़ को माइनर एशिया में सम्मिलित किया गया है। और माइनर एशिया में कितने पौधों की उत्पत्ति हुई है, तो 83 पौधों की, 83 प्लांट्स का जो रीजन है वो माइनर एशिया में हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट जो सेंटर ऑफ रीजन है वो है मेडिटेरेनियन सेंटर। तो मेडिटेरेनियन सेंटर जो है इसके अंदर कौन कौन से देशों को शामिल किया गया है, तो इसमें आते हैं अभी पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया व इटली, ठीक है। अब मेडिटेरेनियन सेंटर पर कितने प्लांट्स का ओरिजिन हुआ है अभी, 84 प्लांट्स का, ठीक है। 84 पौधों की जो उत्पत्ति है वो मेडिटेरेनियन सेंटर पर हुई है। उसके बाद छठा सेंटर है इथोपियन सेंटर, है ना, इथियोपियन सेंटर, या इसको बोलते हैं एबाइसिनियन सेंटर, इसको एबाइसिनियन सेंटर भी कहा जाता है। इसमें अफ्रीका के इथोपिया, है ना, अफ्रीका महाद्वीप है, वहाँ पे इथोपिया एक कंट्री है, और एक हिली कंट्री है, पहाड़ी देश है एरिट्रिया, ठीक है। तो इथोपिया व एरिट्रिया, इन दोनों को इथोपियन सेंटर के अंदर सम्मिलित किया गया है, ठीक है। और इथोपियन सेंटर में कितने प्लांट्स का ओरिजिन हुआ है, कितने पौधों की उत्पत्ति हुई है, तो ध्यान में रखना 38 प्लांट्स की या 38 पौधों की उत्पत्ति इथोपियन सेंटर में हुई है, ठीक है। अब ये वाले जो 6 सेंटर्स हैं, है ना, पहले जो 6 सेंटर्स हैं या 6 जो उत्पत्ति केंद्र हैं, इनको हम लोग सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, ओल्ड वर्ल्ड, ठीक है। इनको सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है, ओल्ड वर्ल्ड बोला जाता है, पुराना विश्व बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि ये सेंटर्स जो हैं वो कहाँ पर उपस्थित हैं भाई, 3 कंटिनेंट्स के अंदर उपस्थित हैं। कौन कौन से तीन महाद्वीप कौन कौन से, एशिया, यूरोप और अफ्रीका, ठीक है। तो इन तीनों महाद्वीपों को हम लोग क्या बोल देते हैं, ओल्ड वर्ल्ड। तो ये जो 6 सेंटर्स हैं ये कहाँ पे हैं, ओल्ड वर्ल्ड के अंदर है, ठीक है। चलिए उसके बाद 2 सेंटर्स और हैं, एक तो है सेंट्रल अमेरिका, है ना, 7वां सेंटर कौन सा भी, सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका हम लोग सेंट्रल अमेरिका को मीजो अमेरिकन सेंटर भी कहा जाता है, या इसको मैक्सिकन सेंटर भी बोला जाता है, ठीक है। इसमें साउथ मैक्सिको को सम्मिलित किया गया है, ठीक है, साउथ मैक्सिको को इसमें ऐड किया गया है। और यहाँ पे कितने प्लांट्स का ओरिजिन हुआ है सेंट्रल अमेरिका के अंदर, 49 प्लांट्स का, ठीक है। 49 पौधों की जो उत्पत्ति है वो सेंट्रल अमेरिका में हुई है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और लास्ट सेंटर है साउथ अमेरिका, ठीक है। साउथ अमेरिका के अंदर कौन कौन से देश शामिल किए गए हैं अभी, इसके अंदर आते हैं पेरू, बोलाविया, चिली व ब्राज़ील। तो इन 4 कंट्रीज़ को साउथ अमेरिका में शामिल किया गया है। और यहाँ पे कितने प्लांट्स की उत्पत्ति हुई है, तो 62 प्लांट्स का ओरिजिन यहाँ पे हुआ है, 62 पौधों की उत्पत्ति यहाँ पे हुई है। अब ये वाले जो 2 जो सेंटर्स हैं, इनको हम लोग सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, न्यू वर्ल्ड या नया विश्व, है ना, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही कंटिनेंट आता है, एक ही महाद्वीप आता है, वो कौन सा है अभी, अमेरिका, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा ये 6 सेंटर्स, यहाँ पे नंबर लगा हुआ है, ठीक है, 1 2 3 तो एक साथ हैं। उसके बाद चौथा सेंटर यहाँ पे है, और चौथा और पांचवा दोनों साथ साथ हैं, और छठा जो है ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। तो 6 सेंटर्स जो हैं ये कौन सा है अभी, ओल्ड वर्ल्ड है, ठीक है, या पुराना विश्व है। और 2 सेंटर्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, ये बिल्कुल सेंटर में है अमेरिका के, इसलिए इसको सेंट्रल अमेरिका बोल देते हैं। तो 7वां सेंटर ये है, और 8वां जो है वो ये हो जाएगा साउथ की तरफ, साउथ अमेरिका में है तो साउथ अमेरिका ही बोल देते हैं इसको। तो ये 8 सेंटर्स हैं, और ये 7 और 8 ये कौन से में है, अफ्रीका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप के अंदर है। और अमेरिका महाद्वीप या कंटिनेंट जो है इसको क्या बोल देते हैं हम लोग, न्यू वर्ल्ड। तो इन दोनों सेंटर्स को क्या बोलेंगे हम लोग, न्यू वर्ल्ड बोलेंगे या नया विश्व, ठीक है। तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।